me, Muhammad Waleed Anjam, and I hope all of you will be fine. Student, today we are going to discuss our next topic, which is basically the second type of the fiber optic principle, which is called continuous refraction. Before this lecture, we have already discussed about the total internal reflection. Now we are going to discuss another type, which is continuous refraction. Another type in which light propagates through fiber is continuous refraction. अब अगर इस कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को देखें हम बेसिकली, तो हमारे पास यहाँ पर दो डायग्राम्स बनी हुई हैं। पहली ये जो डायग्राम है, ये हमारा एक मेथड है जिसमें हम ये कहते हैं मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर। इस तरीके में हमारे पास जो फाइबर होता है उसकी जो सेंट्रल पॉइंट होता है, इसे हम नाम देते हैं कोर का, और इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और इसके बाद एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है, और उसी लेयर को हम नाम क्या देते हैं, क्लैडिंग का नाम देते हैं। और इस केस में हमारे पास स्टेप वाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वैल्यूज में कमी आ रही होती है, इस वजह से हम उसे नाम दे देते हैं मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर। स्टूडेंट, इस केस में हम जो पॉइंट्स होंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे। सेंट्रल कोर हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम हाई डेंसिटी भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आउटर लेयर कार्ड क्लैडिंग हैज लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हम उसे कहते हैं उसकी डेंसिटी भी क्या है, लो है। जबकि अगर हम यहां पर देखें तो ये जो प्रोसेस है इसको हम नाम देते हैं मल्टी मॉड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। मल्टी मॉड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में भी हमारे पास एक, अगर डायग्राम हमें देखें तो यहां पर क्लियरली ये शो होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सेंट्रल पॉइंट है वहां पर ज्यादा है और ग्रेजुअली डिक्रीज करता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द फाइबर। तो इस वजह से हम उसे कहते हैं कि ग्रेडिंग है एक तरह की, जिसमें कोई चीज कंटिन्यूसली ग्रेड होके ग्रेजुअली कम हो रही है। इस केस में हम कहते हैं सेंट्रल पॉइंट हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स its value decreases gradually towards the periphery
ऑफ फाइबर, उसको हम क्या नाम देते हैं, मल्टी मॉड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। स्टूडेंट इन दोनों के हम इस्तेमाल में, इस दोनों में हमारे पास जो मेथड इस्तेमाल होगा वो होगा कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन, लाइट कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्ट होती रहेगी। इन दोनों के अंदर हमारे पास जो प्रोसेस है वो कौन सा है, कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। एक और बात कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर और स्टेप इंडेक्स फाइबर मौजूद है, और उसमें अगर हम देखें कि लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो उसके लिए हमने छोटी सी अरेंजमेंट यहां पर इस डायग्राम में बनाई हुई है। ये हमारे पास डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं, इनकी वैल्यूज n1 n2 n3 n4 ये हमने लिखी हुई है। स्टूडेंट हम लोगों ने एक बात पढ़ी हुई है कि जब कभी भी कोई लाइट किसी एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, यानी कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जाती है, या हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जाती है, तो ये सारे पॉइंट्स मैं यहां पे लिख देता हूं। हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जाती है तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो हमेशा नॉर्मल से अवे बेंड करती है, ये हमने पढ़ी थी बात। तो जब कभी इस केस में कोई भी एक रे ऑफ लाइट एंटर होगी तो वो फाइबर में अगर हम देखें n1 से n2 और n3 और n4 की तरफ जा रही है, तो चूंकि यहां पर जो हमारे पास इंडेक्सेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो वो हमेशा नॉर्मल से अवे मूव करेगी, और जब वो नॉर्मल से अवे मूव करते हुए बेंड होती जाएगी तो कुछ इस तरह से हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, ये देख सकते हैं। अब ये जो लाइट का बेसिकली इस तरह से बेंड होना है, ये इसकी रिफ्रैक्शन ही तो है, और हम ये कहते हैं जिस तरह से ये ऊपर की तरफ हुई है बिल्कुल बिल्कुल भी इसी तरह से ही हम इसको इधर नीचे भी अगर बनाएं तो ये ऐसे होगी। और अगर हम देखें तो हमारे पास इस केस में रिफ्रैक्शन भी हो रही है और रिफ्लेक्शन भी हो रही है, तो लिहाजा इस केस में हमने याद रखना है कि हमारे पास लाइट जो है वो कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्ट भी हो रही है, और सरफेस पर यहां पर जब बाउंड्री पर जाके टकराएगी तो वो वहां से रिफ्लेक्ट भी होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, इसको साथ ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर बेसिकली हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है कि किस तरह से जो लाइट होती है वो फाइबर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए से या कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन के जरिए से प्रोपोगेट करती है। ये दो मेथड्स थे, ये हमारा सेकंड पार्ट था, तो ये हमने साथ में ही डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट के साथ हम जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इस चैप्टर के जो हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली करने हैं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें, लेकिन हम साथ इनको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान सी ये हमारे पास यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है जी हमने। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन, एक्सप्लेन हाउ अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफायर। तो स्टूडेंट हम ये पढ़ चुके हैं दोनों बातें, लीनियर मैग्निफिकेशन भी पढ़ चुके हैं और एंगुलर मैग्निफिकेशन भी पढ़ चुके हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या चीज थी और एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या चीज थी, ये हमने बड़ी डिटेल में स्टूडेंट डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लेक्चर्स को देखें, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हमने कहा था साइज ऑफ द इमेज टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन।
और इसके फॉर्मूला को अगर हम देखें तो हमने इस तरह से लिखा था I/O। और एंगुलर मैग्निफिकेशन को अगर हम देखें तो उसके लिए हमने लिखा था M इक्वल्स टू बीटा ओवर अल्फा। बीटा हमने पढ़ा था वो एंगल होता है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज seen through ऑप्टिकल डिवाइस, या इस केस में हम लेंस कहेंगे। और अल्फा कौन सा एंगल था, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज सीन विद द नेकेड आई। तो ये मैंने आपको रिकॉल करवा दिया है, ये हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन की जस्ट हमने डेफिनेशंस लिखनी। और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि किस तरह से हम एक कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मैग्नीफायर। तो स्टूडेंट उसके लिए हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ी थी। आप सिंपल माइक्रोस्कोप वाली जो डायग्राम है वही ड्रॉ करेंगे और उसमें हम एज ए मैग्नीफायर ही लेंस को इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। एंगुलर मैग्निफिकेशन तो हम यहां से भी डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नीफायर का काम होता है कि उसको मैग्नीफाई करना, अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को बढ़ा देना, आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं। और रिजॉल्विंग पावर स्टूडेंट हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, रिजॉल्विंग पावर हमने ये पढ़ी थी कि माइनर से माइनर डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट वो भी हमें पता चल सकती हैं। व्हाट लिमिट्स द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशन को कौन सी चीज लिमिट करती है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन, हमें सिर्फ हिंट पॉइंट के तौर पर लिखूंगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है या कोई भी मैग्निफिकेशन जो होती है उसका काम क्या है, टू इंक्रीज apparent size of the object। और इसके करॉस्पॉन्डिंग अगर हम देखें हमारे पास रिजॉल्विंग पावर, उसका क्या कॉन्सेप्ट था, रिजॉल्विंग पावर का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं कि जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो क्लैरिटी के लिए, यानी कि माइनर डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब वो यहां पर ये बात वो पूछता है कि कौन सी चीज लिमिट करती है हमारे पास किसी भी मैग्नीफायर को कि वो इसके ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकता। तो वो हम कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ द लेंस हैं, जिनको हम क्रोमेटिक या स्फेरिकल एब्रेशंस का नाम देते हैं। तो हम इनको लिख भी लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं डिफेक्ट्स ऑफ लेंस। और वो कौन कौन से हैं, स्फेरिकल एंड chromatic aberrations। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाई वुड इट बी एडवांटेजियस टू यूज ब्लू लाइट विद अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ब्लू लाइट हम क्यों इस्तेमाल करें, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा स्टूडेंट, हमने रिजॉल्विंग पावर को पढ़ा था। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला था D/1.22 लैम्डा, जो हमारा फाइनल रिजल्ट था। तो उसमें हम इस रिलेशनशिप के जरिए से देख सकते हैं कि जो रिजॉल्विंग पावर है दैट वेरीज इनवर्सली विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तो चूंकि जो ब्लू लाइट है इसकी वेवलेंथ स्मॉल है, जिसकी वजह से हमारे पास जब हम ब्लू लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो रिजॉल्विंग पावर मैक्सिमम आती है। इस चीज को आप यहां से भी देख सकते हैं कि मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और इस केस में हम कहते हैं कि बेसिकली इफेक्ट क्या है, लेस डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स होता है, जिसकी वजह से हमें माइनर से माइनर डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बड़ी क्लियर नजर आ रही होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वन कैन बाय अ चीप माइक्रोस्कोप फॉर यूज बाय द चिल्ड्रन, द इमेजेस सीन इन सच अ माइक्रोस्कोप हैव कलर्ड एजेस, व्हाई इज दिस सो। तो स्टूडेंट, जो चीप माइक्रोस्कोप्स होती हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम किसी एक लेंस की बात करें, तो लेंस में से जब कभी भी हम ये कहते हैं कि व्हाइट लाइट अगर हम यूज करें, तो वो जो व्हाइट लाइट होगी वो तो डिस्पर्स हो जाएगी ना। और जब वो डिस्पर्स होगी, तो यहां पर मैं बता भी देता हूं कि उसकी डिस्पर्शन के बाद डिफरेंट जो वेवलेंथ्स होंगी वो डिफरेंट पॉइंट्स पर फोकस करेंगी, और डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट इमेजेस हमें डिफरेंट पॉइंट्स पर नजर आएंगे, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका जो हमें इमेज मिल रहा है वो शार्प नहीं है, ठीक है ना जी, वो ब्लर है, उसके कलर्ड एजेस है। रीजन क्या है कि व्हाइट लाइट जो है वो डिस्पर्स हो गई, व्हाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है रिस्पेक्टिव कलर्स में, और वो स्टूडेंट हम पढ़कर आ चुके हैं, हमें पता है कौन कौन से, विब, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो हम इस लिहाज से ये कहते हैं कि वो जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पर, चूंकि उनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, तो डिफरेंट पॉइंट पर वो फोकस होते हैं, और डिफरेंट इमेजेस जो हमें कलर्ड एजेस नजर आ जाते हैं। स्टूडेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, question number 6, if a person was looking through a telescope at the full moon, how would the appearance of the moon be changed by covering half of the objective lens? कि अगर ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्टिव लेंस को आप हाफ कवर कर देते हैं, तो स्टूडेंट हाफ कवर करने से क्या होगा, क्या हमें मून आधा नजर आएगा? नहीं, हाफ कवर करने से जो रेज ऑफ द लाइट उसमें से पास कर रही थी, जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होगी वो कम हो जाएगी। मून हमें पूरा ही नजर आएगा, लेकिन उसकी जो हम कहते हैं ब्राइटनेस वो पहले से कम हो जाएगी, वो उसका जो इमेज है वो डिम हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं यहां पे लिख भी देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में इमेज will be dim, full moon will appear। ये नहीं होगा कि वो मून फिर हमें आधा नजर आएगा। तो ये बड़े दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिख सकते हैं, जो बात मैंने आपको बता दी है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस में जितनी ज्यादा लाइट पास करेगी उतना ज्यादा हमें टेलीस्कोप में पढ़ा ही ये था कि हम ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा किस लिए रखते हैं, ताकि हमारे पास मैक्सिमम जो लाइट है वो फार ऑफ ऑब्जेक्ट से या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ सके, और हम उसकी अच्छी से अच्छी डिटेल्स को देख सके। तो लिहाजा ये हमारा उसका पॉइंट होगा। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये तमाम पॉइंट्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।